नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पोर्शन को उठाया है और इस कॉमर्स में हम लोग अकाउंटिंग वाला जो पार्ट्स है उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके हैं। अभी तक हम लोग अगर देखें तो रेशियो एनालिसिस तक का टॉपिक चल रहा है और रेशियो एनालिसिस पे हमने बताया था कि उस पर हम लोग 4-5 वीडियो छोटे छोटे करके टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम क्वेश्चन भी वहीं से थोड़ा सा उठाएं, जैसे कि आप लोग जब पढ़ाया जाए तो उसको कोरिलेट कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर बता दें कि उस सारी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कॉमर्स नाम के प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, अभी तक भी जितनी टॉपिक पढ़ा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, देखिए, लिक्विड या क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या होती है। पहला ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्किंग प्रोग्रेस। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, करंट एसेट प्लस स्टॉक प्लस वर्किंग प्रोग्रेस। फिर सी ऑप्शन दिया है करंट एसेट्स प्लस स्टॉक, यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी ये माइनस होना चाहिए, माइनस वर्किंग प्रोग्रेस। फिर करंट एसेट्स प्लस वर्किंग प्रोग्रेस माइनस स्टॉक। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको अभी हम बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए क्विक एसेट्स होता क्या है। तो अभी हम लोग रेशियो एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लिक्विडिटी रेशियो होती है, जहां हम लोग तरलता अनुपात से नाम से जानते हैं। उस तरलता अनुपात में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को में रखते हैं संपत्ति जो आपकी एक वर्ष के अंतर्गत पुनः रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें हम सब क्या कहते हैं, तरल संपत्ति बोलते हैं। परंतु कुछ तरल संपत्ति और भी होती हैं जिसे हम लोग क्विक एसेट्स बोलते हैं, जो और भी कम समय में क्या होती हैं, रोकड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम लोग क्विक एसेट बोलते हैं। तो यहाँ तरल या लिक्विड एसेट और क्विक एसेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और एक एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट भी होती है। तो ये तीन हम अभी बताएंगे, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हमने इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे ये दिया है कि क्विक एसेट इक्वल टू क्या होता है। तो पहला चीज़ दिया है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्किंग प्रोग्रेस। फिर यहाँ पे आपका सब प्लस है, फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और फिर इसमें वर्किंग प्रोग्रेस माइनस स्टॉक है। तो ये जान लीजिए कि जो लिक्विड एसेट्स होती है उसमें सारी लिक्विड एसेट्स में सारी क्या आती है, करंट एसेट जो भी होते हैं उन सारे को हम लोग लिक्विड एसेट में, तरल संपत्ति में करते हैं। तो करंट एसेट्स होती ऐसी है जो एक वर्ष के अंतर्गत क्या हो जाती है, पुनः रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है। पर जब क्विक एसेट की बात आती है तो उसमें हम लोग जो भी आपकी स्टॉक होती है और साथ ही वर्किंग प्रोग्रेस होता है। देखिए, एक स्टॉक होता है जो क्या होती है, गोडाउन में पड़ी रहती है, और एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या होता है, रॉ या कहते हैं वो फिनिश गुड में बनने के कगार पे रहती है, उसी को हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं। तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, करंट एसेट में जब लेस कर देते हैं जोड़ के, तो हमको क्या मिल जाती है, क्विक एसेट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्किंग प्रोग्रेस। अगर करंट एसेट आपको नहीं पता है तो ये भी जान लीजिए कि हम लोग जो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। और जब यहाँ पे नेट वर्किंग निकालना होता है तो करंट एसेट्स में हम लोग क्या घटा देते हैं, करंट लायबिलिटी। तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है, NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये वही क्वेश्चन देखिए अभी हमने बता रहे थे कि करंट एसेट में करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या मिलेगा, अभी हमने बताया क्या मिलेगा, आपका पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्ति, अवशोषित पूंजी, शुद्ध संपत्ति या कार्यशील पूंजी। तो अभी हमने बताया कि जब हम लोग करंट एसेट में करंट लायबिलिटी घटा देते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेट वर्किंग कैपिटल। पर यहाँ पे नेट लिखा नहीं है, वर्किंग कैपिटल है। अगर यहाँ पे देखिए दो चीज दिया होता, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, यही क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन ये दिया होता शुद्ध कार्यशील पूंजी और दूसरा दिया होता सकल, इंग्लिश में बोलें ग्रॉस और नेट दिया होता, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे क्या लगाते हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी। और अगर एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले MCQ में लाया था, ये क्वेश्चन इसी तरह कि वहाँ पे था कि सकल कार्यशील पूंजी बराबर क्या होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवल चालू संपत्ति, जो चीज़ अभी हमने समझाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर्स क्या होंगे आपके, डी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे नेट अगर होगा तो भी ये सही होगा।
बट सकल होने पे इसको आप लोग सही ना करिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो होते हैं बारीकियों से पूछते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू राइज फंड बाय इश्यू ऑफ शेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अधिकतम राशि जिसके आगे किसी कंपनी को शेयर के निर्गम द्वारा कोष जुटाने की अनुमति नहीं होती है, तो वो क्या होती है? निर्गमित पूंजी, संचित पूंजी, साधारण पूंजी या अभिदत्त पूंजी। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग, जनता क्या करते हैं? एप्लीकेशन देते हैं। तो उस एप्लीकेशन पे क्या होता है? अलॉटमेंट किया जाता है कि कितने लोगों को कितना शेयर देना है। उस अलॉटमेंट में जितने लोग शेयर का पैसा या पूंजी देते हैं, जितनी पूंजी देते हैं उसे हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं, और जितनी नहीं देते उन्हें अनपेड अप कैपिटल कहते हैं। पर कुछ होते क्या है कि हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि कुछ जो अनपेड अप हो जाती है उनको हम लोग क्या कर देते हैं? संचित कर देते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग कंपनी के भविष्य में मांगने के लिए, या कंपनी जब बुरी स्थिति में होगी तब मांगने के लिए जो कैपिटल रख दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पे जो दिया है रिजर्व कैपिटल। पर यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह अधिकतम राशि जिससे के आगे किसी कंपनी को शेयर के निर्गम द्वारा कोष जुटाने की अनुमति नहीं होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके ऊपर आप लोग शेयर निर्गमित नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन वही चीज पूछ रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपिटल को ही हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। और निर्गमित पूंजी क्या होती है? इस ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस में शेयर को या पूंजी जुटाने के लिए कहते हैं, उतनी हम क्या कहते हैं? निर्गमित पूंजी, जितने का हम शेयर निर्गमित करते हैं। और जितना पैसा हमें मिल जाता है वो, या जितने पैसे के लिए जनता ने एप्लीकेशन कर दिया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। और जो मिल जाता है उसे हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, नॉर्मल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट, एक उच्च इन्वेंट्री अनुपात इंगित करता है अच्छा स्टॉक प्रबंधन, क्विक टर्नओवर, या कह सकते हैं कि शीघ्र टर्नओवर, फिर या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग 3 ऑप्शन आपके सामने है। पहला दोनों, या अच्छी स्टॉक प्रबंधन, या क्विक टर्नओवर। तो यहाँ पे ये समझिए कि एक उच्च इन्वेंट्री अनुपात क्या है। ये वास्तव में होता क्या है कि एक कंपनी जो अपना स्टॉक मेंटेन करती है उसको ऐसा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है जिससे उसकी क्या हो, ट्रांसपोर्ट लागत भी कम रहे, और उसकी जो गोडाउन की कॉस्ट आ रही वो भी क्या रहे, बैलेंस बना रहे, और साथ ही उसका प्रोडक्शन भी रुका ना रहे। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके जब हम लोग अनुपात बनाते हैं स्टॉक का, उसी को हम लोग हायर इन्वेंट्री रेशियो या उच्च इन्वेंट्री रेशियो हम लोग इसको कहते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, अच्छी स्टॉक प्रबंधन की क्विक टर्नओवर। तो हायर इन्वेंट्री अनुपात होने से क्या होगा कि हमें स्टॉक क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा स्टॉक का जो प्रबंधन होगा वो भी अच्छा होगा। और क्विक टर्नओवर से क्या है, मतलब कि हमें बार बार शीघ्र टर्नओवर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका 4th का सी होगा। दोनों हमें क्या होता है, लाभप्रद करता है अगर उच्च स्टॉक अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्रेडिट नोट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। क्रेडिट नोट निम्नलिखित में से किस जर्नल एक लेखा रिकॉर्ड करने का आधार है? परचेज जर्नल का, विक्रय वापसी का, सामान जर्नल का, या नगद रसीद जर्नल का। तो यहाँ पे दिया ही है साफ साफ, क्रेडिट नोट इज अ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो क्रेडिट नोट हम लोग कब इशू करते हैं, जब क्रय जर्नल बनाया जाता है या विक्रय वापसी जर्नल बनाया जाता है, या सामान्य जर्नल या नगद रसीद। तो नगद रसीद जर्नल में तो क्रेडिट नोट की सवाल ही नहीं आएगी। तो बात आती है सामान्य जर्नल और विक्रय वापसी जर्नल और क्रय जर्नल। तो हमको पता है कि क्रय जर्नल के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट करते हैं, और आपकी विक्रय वापसी के लिए क्या होता है, क्रय वापसी के लिए डेबिट नोट होता है, और विक्रय वापसी के लिए आपका होता है क्रेडिट नोट।
तो इस तरीके से फिफ्थ का राइट आंसर आपका है बी, क्रेडिट सेल्स रिटर्न जर्नल। ये चीज़ याद रखिएगा, जब परचेज रिटर्न होता है तो वहाँ हम लोग डेबिट नोट्स लिखते हैं, और जब क्रेडिट या सेल्स वापसी होती है तो वहाँ पे हम लोग क्रेडिट नोट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डाटा इज इंटर इनटू द जर्नल। हम लोग जो जर्नल में लेखे करते हैं उसको हम लोग किस क्रम के अनुसरण करते हैं, या किस क्रम के अनुसार हम लोग लेखे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकल या बुलेट फॉर्म में या काल अनुक्रमिक क्रम में। तो यहाँ पे आप लोग पता होगा कि हम लोग जो जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, वो पर डे जितने सौदे होते हैं उसी के अनुसार करते हैं, ना कि वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, ना कि न्यूमेरिकली होता है, ना ही बुलेट फॉर्म में होता है। जो समय के आधार पे जैसे जैसे जो क्रम से आएगा वैसे वैसे हम लोग उसकी एंट्री करते जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका काल अनुक्रमिक क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज, पूंजी खाते का शेष क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा पूंजी खाते का शेष जमा शेष होता है, नगद शेष होता है, या नाम शेष या नगद शेष, या इनमें से कोई नहीं। तो नगद या जमा दोनों नहीं। तो यहाँ पे आप लोग पता है कि पूंजी खाते का शेष जो होता है वो क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या होती है, हम लोग जब आपका लायबिलिटी बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या ले जाते हैं, कैपिटल ले आते हैं। और आपको पता होगा जो चीज़ एसेट्स में जाती है वो क्या होती है, डेबिट होती है, और जो चीज़ लायबिलिटी में आती है वो चीज़ क्या होती है, क्रेडिट होती है। जस्ट अपोजिट होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग अगर देखिए लायबिलिटी में जो भी चीज़ होगी वो क्या होगा, क्रेडिट शेष या क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इसीलिए देखिए आप लोग जब खाता बही बनाते हैं या लेजर बनाते हैं तो उसमें जितने भी बैलेंस बचते हैं, जो डेबिट बैलेंस बचते हैं उसको हम लोग क्या ले जाते हैं, एसेट्स में, और जो क्रेडिट बैलेंस बचते हैं उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, लायबिलिटी साइड में ले जाते हैं। तो इस तरीके से 7 का राइट आंसर होगा ए, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कि पूंजी व्यय इनमें से क्या नहीं है, क्रिएट्स फ्यूचर बेनिफिट, भावी लाभ बनाता है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो भावी लाभ बनाता है, या इनकर टू एक्वायर फिक्स एसेट, या आपका क्या करता है, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए किया जाता है, या दिया है इनकर टू इंक्रीज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स, या रिड्यूस द प्रॉफिट टू कंसर्न, लाभ कम करने के लिए किया जाता। तो डी वाला तो होगा नहीं, आप लोगों को भी सबको पता होगा। तो हमने बताया था जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, इस पे वीडियो जब हमने बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ऐसी होती है जो एसेट्स के क्या करती है, उपार्जन शक्ति में वृद्धि करती है, उपार्जन शक्ति में वृद्धि करती है। वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो उपार्जन शक्ति को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो भावी लाभ बनाता है, ये सही तो हो सकता है पर पूर्ण रूप से सही नहीं है। देखिए जैसे उपार्जन शक्ति बढ़ेगा तो भावी लाभ हो सकते हैं, पर ये जरूरी हर समय आवश्यक नहीं है। फिर दिया है कि अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए, तो अधिग्रहण करने के लिए, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए हम लोग इसको नहीं करते हैं। फिर दिया है मौजूदा अचल संपत्तियों के जीवन में आर्थिक वृद्धि के लिए, तो ये यही चीज़ है कि उसके उपार्जन शक्ति में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मौजूदा अचल संपत्तियों के जीवन में आर्थिक वृद्धि के लिए जो भी किया जाता है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस्ट में ही इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए वो आपका क्या कर दिया जाता है, इसको उसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दोहरी प्रविष्टि का तात्पर्य। तो ये इजी क्वेश्चन है। जर्नल में लेखे रिकॉर्ड करने के लिए, खाता बही में लेखे रिकॉर्ड करने के लिए, हर लेन देनों के 2 पहलुओं को रिकॉर्ड करने के लिए, या हर लेन देनों को पुस्तक में रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको पता होगा कि दोहरा लेखा या डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है कि हम लोग
दोनों एक्सपर्ट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि अगर कोई सौदा हुआ है तो उसके दो पहलू प्रभावित होते हैं। वो पहला पहलू क्या होगा आपका, या तो एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा। ये हर सौदे के प्रकृति होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में अंतिम चिट्ठे में कौन सा दायित्व शामिल नहीं किया था। तो अंतिम चिट्ठे में हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं, किधर साइड, आपका लायबिलिटी साइड के फिक्स जो आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है उसके बाद हम लोग क्या दिखाते हैं, करंट लायबिलिटीज़। फिर दिया है आकस्मिक दायित्व, तो इसे हम लोग कहीं दिखाते हैं, आप लोग खुद क्वेश्चन किए होंगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखा होगा। फिर होता है फिक्स दायित्व जो हम लोग शुरू में दिखाते हैं, इनमें से सभी। तो ये आपका इसका राइट आंसर है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग केवल फुट नोट में शो करते हैं या हम लोग उसके लिए एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देते हैं, बस उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। और आकस्मिक दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जो जरूरी नहीं है कि दायित्व तो बनेंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, हो सकता है वो दायित्व बन जाए, हो सकता है वो दायित्व ना बने। तो ऐसे लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कंपनी विल हैव पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। ऐसा क्या दशा होगी कि एक कंपनी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या करे, उसका धनात्मक या कार्यशील पूंजी क्या हो, धनात्मक हो। तो चालू संपत्ति ज़्यादा हो चालू दायित्व से, चालू संपत्ति कम हो चालू दायित्व से, चालू संपत्ति बराबर चालू दायित्व से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि करंट एसेट्स अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी से, तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है आपका, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जर्नल का दूसरा नाम क्या है। ये आप लोग को शायद पता हो, शायद ना पता हो। खाता बही होता नहीं है, टी अकाउंट हम लोग इसे बोलते हैं। टी अकाउंट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये हम लोग जो ऐसे अकाउंट बनाते हैं, जो भी हो सकते हैं, वो चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या आपका बैलेंस शीट अगर हम लोग इस मॉडल में बनाते हैं तो उन सभी को हम लोग टी अकाउंट के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। ये कोई वो नहीं है, एक तरीके से स्वरूप है दिखाने का। फिर डे बुक तो या कैश बुक, तो कैश बुक तो आपका अलग ही जर्नल्स की एक सहायक बुक पुस्तक होती है। तो जर्नल को ही हम लोग एक चीज़ और क्या बोलते हैं, डे बुक। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आय में शामिल है, आय में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है अर्जित आय, प्राप्त आय या प्राप्य आय। देखिए यहाँ प्राप्त और प्राप्य में अंतर होता है। इनकम जो रिसीव्ड हो गई है उसे आय में शामिल करेंगे, या इनकम जो रिसीव होने वाली है उसको आय में शामिल करेंगे, या इनमें से सभी। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आय अर्न हो गई, अर्न का मतलब है कि हम लोग उस चीज़ को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम अर्न, या कह सकते हैं जो हमें रिसीव हो चुकी है। और सेकेंड ऑप्शन जो हमें रिसीव हो चुकी है। और सी को कह रहा है कि प्राप्य आय, या जो हमें अब भी मिलने वाली है, मिली नहीं है। तो इन सभी को हम लोग किस में शामिल कर लेते हैं, आय में शामिल करते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दिया है एक्सपेंडिचर इनकर्ड एनुअली ऑन रिन्यूअल ऑफ पेटेंट। पेटेंट की नवीनीकरण पर जो खर्च होगा वो कैसा होगा, राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, या आपका परिचालन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये देखिए कह रहा है कि पेटेंट के नवीनीकरण पर जो प्रतिवर्ष खर्च होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो हमको पता है कि जो आपका क्या होता है, प्रतिवर्ष खर्चे होते हैं या बार बार जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक बार होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, दे छूट है, क्या है, बिजनेस के लिए व्यापार का व्यय है, या व्यापार की आय है, या व्यापार की हानि है, या व्यापार में असमान नुकसान है। तो देखिए जब डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो उससे बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि
उसे क्या होता है, डिस्काउंट जनरली हम लोग देते हैं कि जल्दी पैसा हमें मिल जाए या हमारा माल ज़्यादा ज़्यादा बिक जाए। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक तरीके का ये व्यय होता है जो क्या होती है, छूट देने पर करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो आपका डिस्काउंट अलाउड है वो व्यापार का व्यय है। तो 15 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि अर्न बट नॉट येट रिसीव इनकम इज ट्रीटेड। इसका यहाँ पे हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया है शायद। अर्न बट नॉट येट रिसीव इनकम इज ट्रीटेड, जो अर्न तो हो गई है पर रिसीव नहीं हुई है उसको हम लोग कैसे मानेंगे, क्या चीज़ मानेंगे, एसेट मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, लॉस मानेंगे या कैपिटल। देखिए जो चीज़ हम लोग क्या कर चुके हैं, अर्न कर लिए हैं पर रिसीव नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित आय। जो अभी हम लोगों ने अर्जित नहीं किया है पर उपार्जित यानी कि उसके लिए हम लोग कार्य कर चुके हैं, तो वो वास्तव में हमारे लिए क्या हो जाती है, ऐसी संपत्ति, क्या यानी कि ऐसी चीज़ें हमारी संपत्ति कहलाती हैं, क्योंकि वास्तव में अभी हमको मिला नहीं पर ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, कल हमें प्राप्त होगी। पर ऐसे भी कुछ होते हैं जैसे कि आपके कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमने काम तो करवा लिए पर उस पर व्यय नहीं किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें अभी उसे चुकाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो आय अर्न हो गई है पर रिसीव नहीं हुई है उन्हें हम लोग एसेट्स में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि लायबिलिटीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व है, संसाधन, प्रतिज्ञा, भविष्य के लाभ या व्यय। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, संसाधन हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। फिर ऑब्लिगेशन यहाँ प्रतिज्ञा दिया हुआ है, और फिर सी है फ्यूचर बेनिफिट, फिर आपका डी है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस दायित्व होते नहीं है, वो आपके प्रॉफिट लॉस में शो होते हैं। भविष्य के लाभ, ये भी आपका क्या होगा, भविष्य के लिए लाभ हमारी एसेट्स होती है, संसाधन एसेट्स होती है। पर ऑब्लिगेशन मतलब हमारी दायित्व है, किसी के ऊपर हमने अगर प्रतिज्ञा किया है कुछ देने का, तो एक तरीके से आपके लिए क्या होगा, वो दायित्व होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी ही राइट होगा। 17 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग, लेखांकन मिलान की प्रक्रिया है क्या, लाभ और लागत की मिलान प्रक्रिया है, आय और लागत की मिलान प्रक्रिया है, नगद अंतर प्रवाह या बाह्य प्रवाह मिलान की प्रक्रिया है, या वास्तविक क्षमता को जानने की प्रक्रिया है। तो लेखांकन वास्तव में क्या है, हमने द्विपक्षीय अवधारणा में पढ़ा है कि हर सौदे के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो वास्तव में ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, आपके दो क्या होते हैं, दोनों, एक आय होती है, एक लागत होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके रेवेन्यू एंड कॉस्ट ही आपकी इसकी राइट आंसर से होगा। तो लेखांकन मिलान की प्रक्रिया क्या है, आय और लागत की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किस व्यवसाय के मुख्य संचालन में संबंधित खर्चों को संदर्भित किया जाता है, या लिखा है द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेन ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस आर रिफर्ड टू एज, कि जो मुख्य संचालन से संबंधित खर्चे हैं वो क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग होते हैं या ऑपरेटिंग होते हैं। तो एक चीज़ आप लोग दिमाग में बना लीजिएगा कि जो भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे संचालन से, वो संचालन व्यय होते हैं। ये जैसे आप लोग नाम से भी इस पहचान लेते होंगे। और एक चीज़ ये भी हमको यहाँ पे बताना है कि जो भी चीज़ें आपके प्रोडक्शन से पहले, या कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं, जैसे आपका जो भी आपके फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। और जितने भी प्रॉफिट लॉस में हमारे एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। और इसी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंसेस प्रशासन का भी खर्च आता है। तो जो आपके प्रोडक्ट को ऑपरेट, या कह सकते हैं उनको बेचने के संबंध जितने भी खर्च होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट या सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो उनको भी हम लोग प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं। पर जो भी आपके ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, या हम लोग उसे प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से 9th का राइट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द नॉर्मल बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट इज,
तो दिया है कि दायित्व खाते की शेष होती है। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एसेट्स खाते की शेष क्या होती है, आपकी एसेट्स खाते की शेष अभी हमने बताया, इससे पहले ही क्वेश्चन था वो, उसमें हमने बताया था क्या होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया हुआ है, दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी एक आया था कि पूंजी खाते का शेष क्या होता है। तो हमने यहाँ देखिए कहा था ना कि ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि दायित्व खाते का शेष क्या होगा। तो हमने वही बताया था कि पूंजी खाता किधर शो किया जाता है, आपका दायित्व साइड में, लायबिलिटी साइड में, इसलिए वो क्या होता है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो एसेट्स में आ जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो इस तरीके से ये लायबिलिटीज़ भी क्या होगी, जितने भी लायबिलिटीज़ होंगे वो किस खाते की बैलेंस होंगी, क्रेडिट बैलेंस की। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें किसी लायबिलिटी चीज़ को उठा के क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे सीधे लायबिलिटीज़ को ही पूछ लिया है। तो इस तरीके से 20 का राइट आंसर क्या होगा, ए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों। अगर कोई कमी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और साथ ही कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सारी वीडियो कॉमर्स की हमारे कॉमर्स वाले प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।